नमस्ते जय हिंद साथियों, क्या हाल है। कल हमने पहला लेक्चर में पढ़ा था कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है, यानी एक हिसाब से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक हमने पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसी के रिगार्डिंग हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसका नाम है प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल, जिसे हम प्रस्तावना, इसे उद्देशिका के भी नामों से जानते हैं, ठीक है। तो साथियों, इसे शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स बातों को जान लेते हैं कि आखिर प्रीएम्बल को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों होता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किसी भी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, तो आप लोगों में से बहुत लोग यही जवाब करेंगे कि सर, पूरी की पूरी किताब इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें जो जो चीज़ें बताई जाती है सारे के सारे हमारे लिए ज्ञान को विकसित करता है, ठीक है। लेकिन हम उसी में एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि जितना भी किताब है उसमें एक परिचय होता है, अर्थात इंट्रो होता है, जो हमें ये बताता है कि उस किताब में जो राइटर लिखा है वो उस किताब के बारे में या उस टॉपिक के बारे में राइटर क्या कहना चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार भारत का जो संविधान है, इनका जो परिचय है वो है प्रस्तावना, ठीक। आपने समझ लिया कि प्रस्तावना क्या है, यानी कि किसी भी बुक या किसी भी कहानी का एक जो मेजर पार्ट होता है, जो शुरू में हमें बताता है कि उस किताब के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, कौन कौन सी टॉपिकें हो सकती है और किसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है, उसको पढ़ने से पहले हमें प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिन्हें हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी और संविधान क्यों बनाया गया। सवाल ये भी हो सकता है, और सवाल ये भी हो सकता है कि इसका आखिर उद्देश्य क्या था, यानी इसका मेन मोटिव क्या था, ये भी सवाल हो सकता है। तो हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहता था, जिसमें कि वो संविधान के निर्माण पे इतना जोर दिया, ये भी एक सवाल है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक पेज पर मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। इन सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रस्तावना में से देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, सवाल ये भी हो सकता है कि सर प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल क्या है, ठीक है। देखो, प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो संविधान के ऑब्जेक्टिव, आदर्श और दर्शन का जो मूल भावना को व्यक्त करता है, ठीक है। देखो, हम सरल भाषा में भी समझने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक तरह से मिरर है। हमें ये दिखाने का प्रयास करता है कि किन किन चीज़ों का हमें स्टडी करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें, मुख्य बातें लिखी हुई है। तो इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसे परिचय भी कह सकते हैं, और इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, इसको फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो इतना हम समझ गए कि आखिर प्रीएम्बल क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं कि प्रीएम्बल को किसने बनाया, प्रस्तावना को जो तैयार किया है वो किसने बनाया। तो सवाल ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो BN राव ने ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को लिखा था और जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। तो सवाल ये भी है कि प्रीएम्बल का मुख्य भाग कौन कौन सा है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम शुरू में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है। तो साथियों, शुरू में जब हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।
इसमें साफ साफ कहा जाता है कि इनका अर्थ होता है कि जो पावर है, जो मतलब हमें हमारे अंदर जो शक्ति है, ये कहाँ से मिलती है? वो जनता से मिलती है। किन से मिलती है? जनता, अर्थात पीपल से मिलता है। तो संविधान में इसी शब्द को यूज किया गया है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इसका अर्थ होता है कि इनका जो पावर है वो जनता से आती है। अब इनका जो नेचर ऑफ स्टेट है, यानी स्टेट, राज्य की जो प्रकृति है वो क्या क्या है? देखो, राज्य की प्रकृति मेजर 5 है, जिसको हम कह सकते हैं सोवरेन, ठीक है, सोवरेन। और दूसरे नंबर पे सेक्युलर, थर्ड नंबर पे है डेमोक्रेटिक, जिसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। इसको हम डेमोक्रेटिक, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, कम से कम इसमें एक लेक्चर तो कंप्लीट होगा डेमोक्रेटिक को, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। हमें अपने इंडिया के बारे में पढ़ना है, हमारे आसपास के जो मुल्क देश हैं जैसे चाइना, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, रसिया, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। वहाँ लोकतांत्रिक किस प्रकार का है। हम अपने पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जनरल मुशर्रफ के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने लीगल ऑर्डर फ्रेमवर्क जारी करके संविधान को ही बदल डाला था। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। और सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि क्या प्रस्तावना को कभी संशोधन किया गया है, यानी प्रस्तावना में कभी अमेंडमेंट हुआ है? तो इसका आंसर है कि हाँ, क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को जो हुआ था, उसमें संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। वो 3 शब्द कौन कौन हैं? नंबर 1 पे है सोशलिस्ट, जिसे हम समाजवादी भी कहते हैं, समाजवादी। दूसरे नंबर पे है सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर। और थर्ड नंबर पर है इंटीग्रिटी। साथियों देखो, मैं यहाँ आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो नोट्स है वो अपने हैंड राइटिंग नोट्स को हम डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, और हम खुद से कर देंगे, और उसको हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। क्योंकि साथियों हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है कि हम इसको टाइपिंग करें और फिर आपको पीपीटी फॉर्म में पढ़ाएं। कोशिश करते हैं, धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा, हमारे अंदर वो कौशल विकसित होगी, हमारे पढ़ाने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो हम इन सब चीज़ों को भी बेहतरीन तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और साथियों मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, कोई भी टॉपिक जो हम कंप्लीट करेंगे उसमें पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको किसी और वीडियो या किसी और लेक्चर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि प्रीएम्बल क्या होता है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है, ये भी हमने समझा। हमने ये भी समझा कि स्ट्रक्चर, स्टेट के जो नेचर स्ट्रक्चर वो क्या क्या है, हमने ये भी पढ़ा। उसमें 5 है, सॉरी हमने अभी 5 लिखा दिए हमने, सॉरी नहीं लिखा है। सोवरेन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और उसके बाद रिपब्लिक भी है, रिपब्लिक जिसे हम गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक गणराज्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कितना बस 1 2 3 4, सोवरेन, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और एक बच गया सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। ये 5 स्ट्रक्चर हैं, अर्थात ये 5 नेचर हैं स्टेट के, ठीक है। हमने इनको कंप्लीट किया। तो आपसे सवाल है कि क्या प्रीएम्बल में, हमने आपको एक सवाल किया था, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, तो हमने जवाब भी दिया था हाँ। तो इसका कोई प्रूफ है, इसका कोई प्रमाण है, ये भी है कि प्रीएम्बल में कभी अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ, तो इसका आंसर है हाँ। क्योंकि एक केस आपने पढ़ा था कि केशवानंद भारती बनाम केरल, तो साथियों केरल का नाम अभी प्रेजेंट में चेंज हो गया, जिनका नाम है केरलम। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाए
कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ख़त्म ना किया जाए। ठीक है, संविधान का जो मूल ढांचा है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, इससे पहले एक और केस आया था जिसका नाम था बेरुबारीवाद बनाम स्टेट यूनियन। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में केशवानंद बनाम केरला स्टेट के बीच एक केस चला, तो उसमें फिर इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का एक पार्ट है और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसने हमने पढ़ा। देखो, सवाल ये भी बन सकता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कि प्रस्तावना किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, क्योंकि प्रस्तावना जो बेसिक्स आधारित है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, यानी उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, चलिए इसको बेसिक और पढ़ लेते हैं कि आखिर इसको पेश किसने किया है। थोड़ा और आगे कर लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन इनके बारे में हम समझते हैं। इनको पेश किसने किया था? तो हमारा जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर था PM JL नेहरू, इन्होंने इसे पेश किया था। और ये पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। और संविधान सभा ने इसे कब एक्सेप्ट किया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, इतना चीज़ें हमने समझा। तो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को तैयार किसने किया था? तो हमने पहले आपको बताया था कि BN राव ने इसे तैयार किया था। ठीक है, हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और संविधान को अपनाया कब गया? क्योंकि संविधान जब बना, इसको संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग लगे थे। ये कब से कब की बात है? ये 13 दिसंबर से लेकर के 26 नवंबर तक है। अगर हम इसको 13 दिसंबर से लेकर के 26 जनवरी 1950 का डेट तक देखें तो लगभग 3 वर्ष 1 माह समथिंग 16 दिन लगा है। इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन 3 वर्ष 1 माह 16 दिन के करीब में इसमें लगा था। इसको भी हम बेसिक से कवर करेंगे, जो जो इनमें हमारे लिए ज़रूरत होगा उनको हम कवर करेंगे। तो हमने क्या बताया कि हमने आपको क्या बताया कि अपनाया कब गया संविधान को? अपनाया गया 26 नवंबर को। ठीक है, और लागू कब हुआ? लागू साथियों 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ठीक है, और हमने आपसे ये भी कहा था कि 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। आप हमें बताइए कि वो कौन कौन से शब्द हैं जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है। तो और एक क्वेश्चन है आपसे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? आपका क्या जवाब आता है कमेंट में कीजिएगा और हम उसको देखेंगे। ठीक है, और सवाल आपसे ये भी है कि क्या प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है और क्यों कहा है? और सवाल ये भी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो हमने अभी पढ़ा उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और सोवरेन और रिपब्लिक में क्या बेसिक अंतर है, डिफरेंस है, उसको भी आप बताइएगा। और हम चलिए लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप सेक्युलर का क्या अर्थ है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। और हम प्रीएम्बल के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको, प्रीएम्बल के अंदर में जो जो चीज़ें दी गई है उनको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है। देखो, प्रस्तावना को संविधान का जो आत्मा है वो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आत्मा है। उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को
जिसमें लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान का आत्मा है, क्योंकि इसी के एक और रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसे हम हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यो वारंटो नाम से भी जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 6 प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक है, ये हमने समझा। देखो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इनमें जो किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रीट जारी करता है, तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है, नंबर 1 है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, देखो हैबियस कॉर्पस क्या कहता है कि अवैध हिरासत से मुक्ति, अर्थात हम आपको आदेश देते हैं कि जिस आदमी या जिस नागरिक को आपने अरेस्ट किया है उसको 24 घंटे के अंदर में अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया है तो उनको आप हिरासत से मुक्त कीजिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है मैंडमस। ठीक है, देखो ये किसके विरुद्ध जारी करता है? जैसे लोक अधिकारी है जो वो अपना कर्तव्य, जो अपना काम को पूरा नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि आप उस कार्य को कंप्लीट कीजिए जो आपको दी गई है। और तीसरा है प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन ये सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को जारी करता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जो कि न्याय के ख़िलाफ़ हो और वो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में हो, लेकिन वो अपने से निर्णय दे दिया है। अगर किसी को मान लो जो निर्दोष है उसे फांसी की सज़ा दी गई है, तो वो निचली अदालत को ये आदेश देता है कि आप जिस का भी कार्रवाई सुन रहे हो उसको आप वहीं रोक दो और उस केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हवाले कर दो। ठीक है, प्रोहिबिशन हमें यही कहता है। और चौथा नंबर पे है सर्टियोरारी। ठीक है, जिसे हम उत्प्रेषण के नाम से भी जानते हैं। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि निचली अदालत ने जो भी गलत निर्णय दिया है या फिर किसी निर्दोष को दोषी करार दिया गया है तो उसको निरस्त कर देता है और कहता है कि जो काम आप कर रहे हो उसको रोक दो और फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दो। यानी कि निचली अदालतों को साफ साफ ये निर्देश दिया जाता है कि आप जो भी फैसला में कार्रवाई कर रहे हो उसको वहीं रोक दो और फ़ौरन भेज दो, यानी स्टॉप एंड सेंड मी, ये वाली बात होती है। और लास्ट में है 5 नंबर पे क्या, क्यो वारंटो। ठीक है, इससे ये पूछता है जो व्यक्ति यानी कि किसी सार्वजनिक पद पर है, यानी गवर्नमेंट पोजीशन में है और उस गवर्नमेंट पोजीशन में यानी उस अधिकारी के खिलाफ जारी होता है और उससे ये सवाल पूछता है कि आप जिस पद पर बैठे हो उस पद पर किस अधिकार से बैठे हो। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, जैसे हैबियस कॉर्पस यानी सशरीर पेश करना। अगर किसी व्यक्ति को आपने बिना एफआईआर के अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करना है। अगर आप नहीं किए तो सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करता है, अब उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिहाई करवाते हो। ठीक है, दूसरा है मैंडमस, ये उस अधिकारी या वैधानिक में यानी कि जो ऊंचे पद पर बैठा है उसको अपने निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए कहता है। ठीक है, 3rd नंबर पे है प्रोहिबिशन, जिसे निचली अदालत पर जारी होता है कि मान लीजिए कोई वो कार्रवाई कर रहा हो जो उसके लिए वो केस नहीं है तो उसको कहता है कि आप उस फैसला को निरस्त कर दो और उसका कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है,
सर्टियोररी, जिसे उत्प्रेषण भी कहते हैं, ये एक ही इसी तरह यानी जिस तरह से प्रोहिबिशन है उसी तरह से सर्टियोररी है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहता है निचली अदालत को, जो आप फैसला सुन रहे हो उसको रोक दो और फ़ौरन मेरे पास भेज दो, यानी स्टॉप एंड सेंड मी वाला पोजीशन हो जाता है। तो ठीक है, और कोई क्यों वारंटो क्या कहता है, यानी ये उस व्यक्ति के लिए जारी होता है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठा है या मान लीजिए कि किसी सरकारी पद पर बैठा है और उनसे ये सवाल कर सकता है कि आप जिस पद पर बैठे हो, ठीक है, वो कौन सा राइट से आप बैठे हो, इनके बारे में सवाल करता है। तो ठीक है साथियों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि प्रियम्बल क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कहना चाहता है, और स्टेट के कौन से नेचर है वो हमने पढ़ा था। स्टेट के 5 नेचर हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक्स, रिपब्लिक। ठीक है, हमने ये पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा था कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में कौन ऐसे 3 शब्द जोड़े गए। तो हमने देखा कि सोशलिस्ट को जोड़ा गया, समाजवादी, सेक्युलर को जोड़ा गया और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। ठीक है, और सवाल ये है कि क्या प्रियम्बल को संशोधित कर सकता है, तो आंसर है हाँ। और हमने ये भी पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तैयार किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर है BN राव। पेश किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और कब पेश किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कब किया, 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया। और संविधान को कब अपनाया गया, ये भी सवाल बन सकता है। तो संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। देखो 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स लागू भी हो गया था, समथिंग 16 आर्टिकल है जो कि लागू हो गया था, उसको हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी कर सकता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यों वारंटो। ठीक है, हमने यहाँ तक क्लास कंप्लीट किया। चलिए क्लास को हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लास पे बने रहिएगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक सवाल कर सकते हैं। आशा यही रहेगी कि हम उन सवालों का जवाब देंगे। ठीक है साथियों, हम कुछ और कथन को समझ लेते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। देखो नाना पालकी वाला, ठीक है, इनको आप जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने संविधान का यानी इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा, तो इसका राइट आंसर है नाना पालकी वाला। और साथियों सवाल एक और है कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसे कहा जाता है, किसने कहा, सॉरी। तो प्रस्तावना को जन्म पत्री किसने कहा, तो जो संवैधानिक विशेषज्ञ थे जिनका नाम था KM मुंशी। ठीक है, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने संविधान को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। देखो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने क्या कहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संविधान को तैयार कर रहा है या उसको बना रहा है, प्रस्तावना उसके लिए बेहतर विचार थॉट पेश करता है। ठीक है, तो एक नोट के रूप में हम ये भी जान लेते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना की शुरुआत किस संविधान में हुई। देखो सबसे पहले भी संविधान 1789 में अमेरिका का कंप्लीट हुआ था और उसी ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को जोड़ा था अपने संविधान में। धीरे धीरे इसके बाद विश्व के अन्य देशों ने भी अपने संविधान में इसको स्थान दिया, प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, तो ये हमने समझा। देखो प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि भारत का जो संविधान है किस प्रकार की सरकार का स्थापना करता है। ठीक है, हमें ये बताता है कि संविधान किस तरह की सरकार की स्थापना करने की बात करती है।
नागरिक को किस तरह का स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। और साथियों एक वर्ड आ गया अभी, स्वतंत्रता। तो साथियों प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी है। 3 प्रकार के न्याय की बात करी है। न्याय जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इनको भी हम पढ़ेंगे अभी। तो अभी वर्ड क्या आ गया, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। देखो स्वतंत्रता है जो प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी है। नंबर 1 पे है विचार, जिसे हम थॉट भी कहते हैं, इंग्लिश का इसका मीनिंग है थॉट। ठीक है, दूसरा है इसका अभिव्यक्ति, जिसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा है विश्वास, जिसे हम अंग्रेजी में बिलीव नामों से जानते हैं। और चौथा में है धर्म, जिसे हम रिलीजियस कहते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज किया गया है उसको फैथ नामों से यूज किया गया है, क्योंकि इसमें रिलीजियस नाम से इसको संबोधित नहीं किया गया है। लास्ट और 5वां क्या है, उपासना। ठीक है, जिसे हम वर्शिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने ये समझने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। विचार यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, हमारा सोचने की चेतना क्या है। विश्वास, किसी चीज़ पे हम विश्वास करें या नहीं करें, ये संविधान हमें अधिकार देता है। धर्म क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पे थोपा नहीं जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म मानना ज़रूरी है, वो चाहे ना भी माने चाहे वो माने। और एक बात इसी में समझ लेते हैं कि स्टेट का कोई औपचारिक रिलीजियस नहीं है, वो सभी के लिए समान धर्म का पालन करता है, सभी धर्मों का वो सम्मान करता है। ठीक है, हमने ये समझने का प्रयास किया। तो हमने विचार स्वतंत्रता को समझ लिया। और हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि न्याय। ठीक है, हमने एक और वर्ड बोला था न्याय, जिसे हम जस्टिस कहते हैं, जस्टिस। देखो संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात करी है, जिसे हम सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, हमने न्याय में क्या देखा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और ये न्याय जो है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये आया कहाँ से। सवाल ये भी बन सकता है कि सर सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार कहाँ से आया। ठीक है, तो देखो 1917 में रूस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से इन शब्दों को लिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, और एक वर्ड और आपने सुना था, पहले कभी सुना होगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जिसको भाईचारा भी कहते हैं। इनको कहाँ से लिया गया है। तो इनका सवाल आप पे रहेगा, आप इनका आंसर दीजिएगा। सवाल यह है कि प्रस्तावना में जो वर्ड दी गई है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इनका विचार कहाँ से लिया गया है और किस क्रांति से ली गई है, सवाल ये रहा। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों सामाजिक न्याय क्या कहता है, देखो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, यानी कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या सार्वजनिक प्लेस के आधार पर भेदभाव ना कर सके। आर्थिक न्याय क्या कहता है, सभी को आजीविका और विकास के लिए अवसर मिले, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जिस कास्ट से बिलोंग करता हो, आई डोंट केयर, उन सभी को आजीविका यानी कि अपना पेट पालने के लिए और अपना विकास के लिए समान अवसर मिले। और राजनीतिक न्याय क्या कहता है, देखो सभी को राजनीतिक अधिकार है और वो चुनाव लड़ने का अवसर मिले। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि राजनीतिक अधिकार क्या होता है, आर्थिक अधिकार क्या होता है, सामाजिक अधिकार क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। प्रियम्बल में एक और वर्ड आया है जिसका नाम है रिपब्लिक। ठीक, क्या नाम है, रिपब्लिक, अर्थात गणराज्य। क्या हमारा इंडिया गणराज्य है, सवाल ये बनता है, और इसको भी हम समझते हैं। देखो गणराज्य का अर्थ क्या होता है,
गणराज्य का साफ मीनिंग होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो निर्वाचित हो। ठीक है, हमारे इंडिया में राष्ट्राध्यक्ष है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो निर्वाचित होता है। भले डायरेक्ट नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से होता है। हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा इंडिया गणराज्य है। और वही इंग्लैंड की तुलना करें तो देखो, इंग्लैंड में वंशानुगत है। इंग्लैंड में राजा के जो वंशज हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। तो हम ब्रिटेन और इंडिया की कंपेयर करें तो ब्रिटेन एक तरह से गणराज्य नहीं कह सकते। लोकतांत्रिक देश ज़रूर है लेकिन वो गणराज्य नहीं है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है। तो देखो, गणराज्य में हमें ये भी कहा जाता है कि अगर आप राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव लड़ते हो तो सभी के लिए अवसर खुला हुआ है। जो व्यक्ति चाहे वो राष्ट्रपति के लिए पद के लिए दावेदार हो सकता है, वो चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, शर्तें हैं। क्योंकि अगर मान लो अगर किसी भी चीज़ों के लिए अगर रूल ना हो तो वो बेकार सी पड़ी रहती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर कुछ रूल्स ना हो तो कोई भी आदमी जाकर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नाम नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक शर्तें क्या है? देखो, राष्ट्रपति के लिए जो बेसिक शर्तें हैं वो है कि 15 प्रस्तावक और 15 अनुमोदक। ये आप इन वर्डों से आप परिचित होंगे। यानी किसी भी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पहले 50 एमपीज़ का मंजूरी होना ज़रूरी है और उसके बाद 50 अनुमोदक होना चाहिए। और जो सिक्योरिटी मनी होती है वो चेक फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? चेक फॉर्म में। कितने रुपए? 15,000 जमानत होती है। अगर मान लीजिए कि इनका जो कोटा है उनसे अगर कम वोट मिला तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो हम इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में जब इसका टॉपिक आएगा, कि हम ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिनका जमानत जब्त कर लिया था, क्या ये जमानत जब्त हुआ या नहीं हुआ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। तो क्लास को हम और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और कवर कर लेते हैं। अभी आधा घंटा हुआ है, कम से कम 45 मिनट तक क्लास को हम लेके जाएंगे। देखो साथियों, अगर हम इन सारे चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे तो एक टॉपिक कवर करने में तकरीबन हमको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। और देखो, हमें उतना ही पढ़ाना है जितना पढ़ाना है। अगर हम आपको नोट्स दे देंगे तो इससे ये आसानी होगी कि आप उसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लोगे और रिकॉल कर लोगे। हो सके तो आप इसको PDF फॉर्म में निकाल लेना या तो फिर अपना नोट्स बना लेना। ठीक है, तो साथियों हमने क्या क्या पढ़ा? स्वतंत्रता के बारे में पढ़ी, न्याय के बारे में पढ़ा, जस्टिस के बारे में पढ़ा, और प्रियम्बल में और एक वर्ड है जिसका नाम है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, जिसे हम इंग्लिश में सेक्युलर के नाम से जानते हैं। सेक्युलर। अब हमें बताइएगा सेक्युलर वर्ड को कब जोड़ा गया और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया। ठीक है, देखो, पंथ निरपेक्ष का जो शब्द है, इनको जो जस्ट कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसके अनुसार पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है, इनका जो मीनिंग है, वो धर्म के आधार पर या राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल में हो या किसी क्लास में हो या शिक्षक हो, किसी भी यानी व्यक्ति या छात्र के साथ जाति, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आपने NCERT कक्षा 9th क्लास में लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक लेखक था जिनका नाम शायद याद नहीं आ रहा है। वो निचले कास्ट से था, जिसका जो दलित जाति से बिलोंग करता था। तो उन्होंने अपने कहानी में लिखा है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो सबसे लास्ट बेंच वाले में मुझे बैठने को अवसर मिलता था, जहाँ से हमें बोर्ड में जो लिखी अक्षर है वो भी धुंधला दिखाई पड़ता था। जब हम जिस जगह बैठते थे
उन चटाई का एरिया इतना छोटा होता था कि हमें वहाँ से उठना पड़ता था। और आगे कहानी में लिखते हैं कि टीचर वहाँ के जो शिक्षक है वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखता था और हमें वहाँ के पानी पीने से मना था, यानी कि किसी ऐसे जो सार्वजनिक वर्क हो उनको करने से मना था। तो एक ऐसा दिन भी आया जिसने मास्टर बिना कोई मतलब गलती के हमें पनिशमेंट दिया और पूरा स्कूल के जो ग्राउंड है उस पर सफाई लगा। बोला पूरे दिन हमने सफाई करी और उसके बाद मास्टर देख रहे थे, हमारी मजाक उड़ा रहे थे। इन सब चीज़ों को लिखा तो अगले दिन भी उसको वही काम मिला। तो उनके पापा थे, दैट्स कॉल्ड फादर, उन्होंने ये देखा कि हमारे बच्चे को अकेले इतने बड़े ग्राउंड में झाड़ू लगवा रहे हैं, साफ़ सफाई करवा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो बड़े धर्म हैं वो छोटे धर्मों पर हावी होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देता है और उसमें साफ साफ लिखा गया है। आप आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पढ़ोगे, उसमें जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज़ है, उसके लिए ना विशेष प्रावधान किया गया है। उनके लिए अलग स्कूल खोलने के लिए, मतलब कि स्कूल खोलने के लिए अनुमति दे सकती है। जो भी अल्पसंख्यक है उसको अपने पढ़ाई के लिए अलग से फंडिंग मिल सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे जब उसका लेक्चर सामने आएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा। देखो, और ये भी जान लेते हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उनके कौन कौन ऐसे एलिमेंट हैं। हमने शायद पिछली कक्षा में इनको पढ़ लिया था, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी जो राज्य है उनका जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या क्या हो सकता है। यानी किसी भी स्टेट का जो बेसिक एलिमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, यानी किसी भी राज्य को होने के लिए किन किन शर्तों को फॉलो करना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था कि उनका भूमि अर्थात लैंड होना चाहिए, एक निश्चित भूमि, यानी उसका एक बाउंड्रीज फिक्स होना चाहिए। जनसंख्या, वहाँ जो निवास करे वो परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, भूमि और जनसंख्या ये हमने बताया था फिजिकल एलिमेंट है, अर्थात भौतिक आधार है। और उस भूभाग पर और उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए एक सरकार का होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। इसको हमने डिफ़ाइन किया है कि जो अंदरूनी और बाह्य निर्णय खुद ले सके, किसी अन्य राष्ट्रों का उस पर दबाव प्रेशर ना हो, वो रक्षा कूटनीति अपने से ले। ठीक है, और जनता के प्रति जवाबदेह हो, ये संप्रभुता होता है। ठीक है, और सरकार जो संप्रभुता है ये स्पिरिचुअल एलिमेंट है। क्योंकि बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि आप हमें ये बताएं कि निम्न में दिए गए ऑप्शन में कौन फिज़िकल एलिमेंट है। तो फिज़िकल एलिमेंट में हमें क्या क्या मिलेगा, भूमि और जनसंख्या। अगर उसी में अगर सवाल आ जाता है तो बताइए स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स कौन कौन हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा सरकार और संप्रभुता। देखो, हम पंथनिरपेक्ष के बारे में और भी कह सकते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता और वो सभी धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और दलित, जो भी कास्ट के हो, सभी को समान रूप से मिला जाएगा। कोई भी सार्वजनिक प्लेस हो, चाहे वो कुआं, तालाब या पार्क, इन सब जगहों पर जाति, लिंग या किसी भी समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये पंथनिरपेक्ष को भी समझ लिया। आप थोड़ा लोकतंत्र के बारे में समझ लेते हैं। लोकतंत्र को समझने से पहले हम समता के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीएम्बल में एक वर्ड और भी आता है जिसका नाम है समता। ठीक है, समता दो टाइप का बताया गया है प्रीएम्बल में, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। तो हमारा प्रीएम्बल में जो लिखा गया है समता, और समता के अंदर में जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, उनमें कहा गया है कि जो भी लोग हैं उसका समान अधिकार होना चाहिए। यानी कि राज्य के जो भी रिसोर्स हैं, जो भी संसाधन हैं, उसमें समाज का बराबर का अधिकार होना चाहिए और जो भी समाज द्वारा अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो सभी के लिए खुला होना चाहिए। ठीक है, और
लास्ट में एक वर्ड और भी लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। यानी कि संविधान हमें ये बतलाता है कि देश के यानी राष्ट्र के जो भी यादगारी चिन्ह हैं जिसे हम संजोए रखते हैं, आर्टिकल 51 क्लॉज यानी यानी क के तहत वो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनका पालन करना, अपने देश के प्रति निष्ठा रखना और जातिगत सामाजिक भेदभाव से दूर रहना और उनको कम करने की कोशिश करना। ठीक है, तो साथियों हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि प्रीएम्बल क्या होता है और प्रीएम्बल का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बुक को है ना समझने से पहले उसमें एक सारांश दिया जाता है ताकि हम उसके आधार पे उस किताब की आकलन कर सके कि इस किताब में हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानने को मिल सकता है। ठीक है, हमने यहाँ तक समझा और हमने ये भी समझा था कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, तो इसका राइट आंसर था हाँ। और हमने ये भी पढ़ा कि प्रीएम्बल को पेश किसने किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने पेश किया, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो फर्स्ट पीएम रहे। और इसको तैयार किसने किया, तो BN राव ने इसको तैयार किया था। तो साथियों हमारा सवाल एक और है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने आपको बताया था कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को कौन कौन से वर्ड को जोड़ा गया था, ये भी हमने जानने का प्रयास किया है। तो साथियों आज क्लास हम यहीं रहने देते हैं। आज हमने केवल प्रस्तावना ही नहीं पढ़ी साथियों, बल्कि यह समझा कि भारत किन विचारधारा पे खड़ा है। जब भी हम संविधान का स्टडी करते हैं तो प्रस्तावना को याद रखें, क्योंकि यही हमें संविधान का मार्गदर्शन करता है। यही जो प्रस्तावना है हमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए उत्साह पैदा करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्याय की बात करी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो इन सब चीज़ों को आज हमने कंप्लीट किया है। कल हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक्स यानी लोकतांत्रिक, और हो सकता है तो कल एक ही क्लास में डेमोक्रेट्स को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे और हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। कल हम चाइना का लोकतांत्रिक, पाकिस्तान, मेक्सिको, चिली जो अगस्त पिनासे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी एक तरह से विश्व में जो भी इम्पोर्टेंट्स लोकतांत्रिक देश हैं जो हमारे लिए NCERT में दिया गया है उनको हम कल कवर करेंगे। तो थैंक यू साथियों, कैसा लगा हमारा क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं और आशा करते हैं कि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से क्लास को ले सकें। तो थैंक यू।